પુરાણા સમયમાં હું અનજાન હતો ત્યારનો उन्हें कुछ तो देखियो भी। और पहले आज से 50-60 साल पहले बुजुर्गो वातो करता ने तो सुनवानो बड़ो लक्ष्य હતો। तो निमाड़ में नीचे पहाड़ी में जाओगे तो जितनी डूब की जमीन है वो अच्छी पकने वाली। जैसे आदिवासी में जाएंगे ना अपन धर्मराय से नीचे, तो उनकी जो डूब की जमीन अच्छी पकने वाली और ऊपर की पहाड़ी की जमीन कम पकती। और निमाड़ में जैसे आए तो डूब की जमीन की कोई वैल्यू नहीं, वो हल्की मानी जाती है और बिना डूब की अच्छी जमीन मानी जाती है। और आदिवासियों में जितनी भी डूब की जमीन है नहीं, वो उनके भरण पोषण वाली थी। जो डूब की जमीन की गुणवत्ता जो है वो अभी 10-15 साल से उजागर हुई है। अभी जो पीली मट्टी, जो जितनी भी अभी डूब की जमीन है, वो पीली मट्टी की गुणवत्ता अब ऐसी निकली है कि उसके मुकाबले काली मिट्टी कहीं नहीं लगती। अभी ये केले की खेती करने वाले पीली मट्टी की केले लगाते हैं, उसमें पहले पीली मट्टी डालते हैं। क्योंकि पीली मट्टी में पहले क्या था कि ढलान ज्यादा था, तो ढलान ज्यादा थी तो उसमें बारिश का पानी गिरता तो पानी बह जाता, उसमें नमी कम रहती थी। और अब क्या हुआ कि लोगों ने जमीन पीली मट्टी को थोड़ी लेवल से बना ली, और लेवल से बना लिया। और ये आधुनिक जो ड्रीप डालने लगे, जब उसकी पीली मट्टी की गुणवत्ता निकली, 50 किलो एक लूंगर केले का पीली मट्टी में, इतना बड़ा लूंगर काली मिट्टी में कभी नहीं निकला। तो पीली मट्टी अब जितनी भी डूब में जा रही वो पीली, टोटल पीली। काली के जॉइंट में अब ये सर्वे का पत्थर है। कहीं पे भी देखा हमने, धर्मराय में देखो तो काली पीली के जॉइंट में सर्वे का पत्थर। खलगाट जाओ तो वहां भी काली पीली के जॉइंट में पत्थर है 455 का। पीली पीली अब टोटल डूब में जा रही। अब जो डूब में जा रहा है वो अभी तक हम अनजान थे कि डूब में जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी हमारी धरोहर जा रही है। जैसे रेती, हर साल खाली करो, हर साल उसका उपज लो, हर साल नई रेत आ जाए। मट्टी कितने कुमार ईंटें बनाते, एक बारिश आ जाएगी नई मट्टी वापस वहां आ जाएगी। तो नर्मदा के किनारे हमको अभी तक मालूम भी नहीं था कि क्या क्या धरोहर हमारी चली जाएगी। जैसे पुराने समय से हमारे यहाँ गेलगांव में पूरे तत्व वालों ने खुदाई की तो हजारों साल पुरानी उसमें से संकेत निकले। कुछ तो पूरा तत्व वालों ने हमको जानकारी दी। अब ऐसी धरोहर हमारी ये सब इसमें नष्ट हो जाएगी। अब हम तो पहले तो हम बस विनाश, तो विनाश में क्या क्या जोड़ा हमने, हमारे गांव ना हमारी खेती, यही जोड़ा हमने। ये बाकी सब चीजों का तो हमने आंकलन नहीं किया कि और क्या क्या जा रहा है हमारा। एक मेरे को उसका दर्द होता है। ये राम मंदिर के लिए कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है पूरे देश में। नर्मदा के किनारे कोई भी गांव बिना शंकर मंदिर के नहीं है।
राम मंदिर उतने नहीं है नर्मदा किनारे, बाकी शंकर मंदिर से खाली एक भी गांव नहीं है। तो शंकर मंदिर इतने डूब में जा रहे, किसी के दिमाग में उसका कोई लेना देना नहीं। वो राम मंदिर नष्ट तो नहीं हो रहा है, खाली जगह का फेरबदल है, यहाँ नहीं ने वो यहाँ, उसमें इतना बड़ा झगड़ा। और रामायण जी में प्रूफ है, राम का यह कहना है कि मेरा जो भजन करता है वो शंकर को नहीं मानता, उसको मैं मेरा भगत नहीं मानता, और शंकर का भजन करेगा तो मैं स्वयं अपने आप उसको मेरा भगत मान लूंगा। और राम के इष्ट शंकर, तो उन दोनों में तो ऐसा समन्वय है। और तुम्हारे में ऐसा क्यों कि राम के प्रति इतना लगाव है ना, शंकर के प्रति इतनी बड़ी दुश्मनी? शंकर के टोटल मंदिर डूब में जा रहे, किसी को लेना देना नहीं। तुम एक राम को मानते हो और शंकर को दुश्मन मानते हो, मतलब उसको सब पूरा नष्ट कर दो। कितने प्राचीन मंदिर है शंकर। तो शंकर के प्रति तुमको लगाव क्यों नहीं है? कहीं तो स्वयंभू है, नर्मदा के किनारे कहीं मंदिर स्वयंभू है, मतलब कहीं से नहीं लाया गया, वहीं से निकाला गया स्वयं। और शंकर की जो लिंग है ना, वो भी वहीं से कहीं से लाके या वहां स्थापना नहीं की। जिसमें तुम देखो हपेश्वर, शूर्पानेश्वर, ओंकारेश्वर, कोटेश्वर, शंकर मंदिर तो नर्मदा पुराण बताती है कि नर्मदा किनारे क्या क्या चीजें हैं। कहीं कहीं महात्माओं की समाधियां हैं। महात्मा लोग, कितने भी तपस्वी लोग नर्मदा किनारे अपनी तपस्या में अपना जीवन समाप्त किया है। अभी नर्मदा पुराण में ऐसा लिखा है कि कितने नर्मदा से कितने किलोमीटर तक तुमको पांव रखने की जगह नहीं है। पूरा यज्ञ स्थलीन, तपस्या स्थलीन, ये सब इतना भरा हुआ है पूरी दोनों तरफ नर्मदा में। नर्मदा पुराण कह रही है। और देखा भी हमने पूरे भारत में, हम विदेश की बात नहीं करते, भारत में एक नर्मदा ऐसी मात्र नदी है जहां से निकलती है और डायरेक्ट लोटा भर के पानी पियो, जहां तक मिलती है वहां भी लोटा भर के पानी पियो। ऐसी नदी भारत में एक भी नहीं है, एक भी नदी ऐसी नहीं है कि अंत तक पानी इतना शुद्ध साफ सुथरा, क्योंकि बहती थी। नदियां जो बहती है ना, पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, तो उसमें अपने आप में फिल्टर है। ऊपर से गिरेगी, पत्थरों से टकरा के कल जो शब्द है ना, वो फिल्टर है। अब वो उनका जो गति बहाव की तो रुक गई, फिल्टर कहाँ से होगा? वो तो गंदा होना ही है। नर्मदा जो बहती है, टकराती है पत्थरों से, वो ऊपर से झरने गिरते हैं, वो फिल्टर हो जाता है। और वही कारण था
कि नर्मदा में नीचे से ऊपर तक पानी पियो, शुद्ध पानी। आज भी नर्मदा ना पानी ने हमारा नर्मदा पट्टी में नर्मदा पट्टी ની જો તુવરની દાળની વખત કાં છે નર્મદા? અભી અહીંના લોકો દાળ લેવા આવે ને તો પૂછે નર્મદા કાંઠાની છે? તો કહે હા. તો એમ કાં પૂછે નર્મદા કાંઠાના જો નર્મદાના પાણીથી તુવર ભીંજાળીને દાળ બનાવવાની, એ દાળ તમે દુનિયા બદ્રીનાથ લઈ જાઓ, એક ચૂટકીમાં પકી જાય. નર્મદાના જ પાણીથી અગર ભીંજેલી દાળ હોય તો ફાવત ત્યાં લઈ જાઓ, પકી જાય. ને ફાવત ત્યાંની દાળ હોય ને નર્મદાના પાણીમાં ચડાવો તો ફટાકથી ચડી જાય. અમે આવે પંગતોણમાં અમારા બડા કાર્યક્રમ થાય ને તો દાળ ચડાવવાનું નર્મદાના પાણીના, તો દાળ એટલી જલ્દી પકે કે બધીનું કઈ. પૂરી નર્મદા પટ્ટીમાં નર્મદા કિનારાની જો તુવરની દાળ છે એનામાં વિટામિન બી છે और પકવામાં બી દેર નહીં. તો પકાગા તો તેનામાં સ્વાદ બી છે. દાળ પકડ નહીં તેનો સ્વાદ બી નહીં. તો નર્મદા કિનારાની તુવર દાળ ભીંજેલી તમે બીસરા લોગ મોડ લઈ જાય. તુવરને ભીંજાવવું પડે દાળ બનાવવામાં, ફુગાડવું પડે. પાણીમાં તુવરો સૂક્યો તુવરો નાખાય, 12 ઘંટા રાખાય, તે ફૂગી જાય. ફૂગીને પછી તેને સુકાડાને એટાય कि ते फोतरू खकड़ी जाए. जितनी अपने पास तुअर के है भाई, हमारे पास 2 कुंटल तुअर है तो उस हिसाब से हमारे पास बड़े बर्तन होते हैं या टांकी बनी हुई रहती, कुंडिया हलाव बने हुए, उसमें भिगाते हैं. कम है 50 किलो है कि 25 किलो तो ये 200 लीटर के ड्रम में भिगो लेते हैं. उसको भिगो के फिर सुखाते हैं, फिर उसकी दाल बनती है. तो नर्मदाना पाણીમાં ભીંજાળેલી તુવર હોય ને તો હવે ત્યાં તમે લઈ જાઓ, તે ચાય છે તે પાણીથી ચડવામાં. और ये तुअर जो उगाते हैं वो पीली मिट्टी में उगाते हैं कि काली मिट्टी में? कई मिट्टी में भी, पीली में अधिक पकती है और विटामिन है. काली के बजाय पीली में जो तुअर अधिक होती है. तो नर्मदा के पानी से हमने भिगोई है दाल, तो वो फिर कहीं पे भी ले जाओ तुम, कोई भी पानी से पकाओ पक जाएगी. और दूसरे हम बाहर की दाल खरीद के लाए तो नर्मदा के पानी से पकाओ तो कहीं की भी दाल हो तो पक जाएगी. मतलब नर्मदा के पानी में यह गुण है, कहीं की भी दाल पक जाएगी. और यहाँ की भीजी हुई कहीं पे भी ले जाओ वहां भी पक जाएगी. ये पानी की, नर्मदा के पानी में ये गुण है. दालों में तो एक नंबर का. नर्मदा की कांठे की पहले हमारे दाल बेचने जाते थे न बड़वानी, तो बाहर के लोग दाल लेने आते थे तो किना गांव की आए, तो नर्मदा किनारे का गांव तुम नाम बताओ तो दाल बिना पूछे ले लेगा. नर्मदा किनारे को गांव की दाल आए, मतलब नर्मदा का पानी सी भीगेली छे. और नर्मदा किनारे जो पीली मिट्टी में जो तुअर वगैरह बोते हैं, अधिक गहरी मिट्टी है पीली, तो उसमें विटामिन भी ज़्यादा है. लंबे समय में तुअर पकती है पीली मिट्टी में, तो जितने लंबे समय में कोई भी चीज़ पकेगी उसमें अधिक विटामिन रहेगा. जी थोड़ा बंद करता है. करोड़ों रुपए की रेती निकाल लो और बारिश में वापस स्टॉक हो जाएगी. मतलब भंडारण उसका खूटने का सवाल ही नहीं है.
हर साल निकालो, हर साल दूसरी वापस, हर साल निकालो, हर साल वापस। रेत और पत्थर भी, जो जो पत्थर है ना, वो भी, वो पत्थर भी उसमें वो बनती है डामर की गिट्टी, मकानों की जो कंक्रीट जो होती है ना गिट्टी, वो वो पत्थरों की वो गिट्टी बनती है। तो नर्मदा में जो पत्थर भी आते हैं ना, वो भी एकदम कच्चा जो पत्थर होता है ना, वो तो कच्चापन रहता नहीं, एकदम प्योर पक्का रह जाता है। तो उसकी गिट्टी नर्मदा के पत्थर की जो गिट्टी है ना, उसके मुकाबले और कोई गिट्टी नहीं है। स्ट्रांग, बिल्कुल एकदम पक्की गिट्टी है नर्मदा के पत्थर की। तो ये भंडारण है ना, ये भंडारण से छूटने का सवाल ही नहीं है। इस साल निकालो, बारिश आई, नर्मदा में बाढ़ आई, वापस स्टॉक हो जाएगा। रेत तो स्टॉक हो जाएगी, पर पत्थर पत्थर भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं पहाड़ों से। पहाड़ जो धुलते हैं ना, तो पहाड़ों में पत्थर रहते हैं। तो पत्थर भी अधिक बारिश में जो नाले में बह के आते हैं ना, तो पानी से टकराते टकराते बहते हैं ना, तो उसका जो कच्ची पपड़ी है वो तो निकल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। वो प्योर पक्का पत्थर रह जाता है टकराते टकराते टकराते। तो पहाड़ों से ही आते हैं ना ये पत्थर भी, बह मिट्टी के साथ बह के। और वो पक्के क्यों हो जाते हैं कि घिसते घिसते जाते हैं, तो कच्चापन उनका सब घिस जाता है, प्योर पक्का रह जाता है। तो इसकी तो किसी ने वो तुलना ही नहीं की। पीली मट्टी कितनी गुणवान है, कितनी रेती गुणवान है, कितने पत्थर है उसमें वो है गुणवान, और कितनी धरोहर है जो हमको मालूम नहीं है। हम उनसे अनजान है, वो भी उसमें सब नष्ट हो जाएगी। तो ये रेत के ठेके हर गांव में बहुत होते हैं, हर गांव में होते हैं क्या? हर गांव में, वो पूरी नर्मदा में देखो तुम, और कुल मिला के तो करोड़ों में होते हैं ठेके। लाखों की बात छोड़ो तुम, करोड़ों में होते हैं हर साल? हर साल। क्योंकि वहां तो बारिश आने तक रेत निकालते हैं, बारिश आई कि बंद हो जाती है रेत निकालना। दूसरे साल बस पानी, बारिश खत्म हुआ कि रेत निकालना चालू। कितनी जितनी निकालो वापस वो तो भर जाती है वहां। और ये जो रेती है ना, रेती भी जो पहाड़ों से पत्थर रुढ़कते हैं ना, तो उसमें से टकरा के, पत्थर से पत्थर टकरा के, उसमें से वो घिस घिस के, और उनकी जो रजी खिरती है ना, वो उसमें से वो रेत भी बनती है। एकदम कच्ची मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती, बाकी उसके पक्की जो खरोट निकलती है वो रेत बनती है। और घिसने से वो रेती का आकार गोल बन जाता है। नहीं तो रेती रेती जो अभी बनती है, उसकी कोई कोई कहीं पे खदान थोड़ी है। वो तो पानी से, पहाड़ से पानी बहता है, वहां से पानी के साथ वो जो पत्थर बह के आते हैं, वो घिसते घिसते जमीन से टकराते टकराते उस वैसे बनती है रेत। और पक्का पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, पर वो घिसते 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 उसके अंदर जो पक्का है वो कच्चा कच्चा सब घिस गया। तो नर्मदा में जितने भी जो पत्थर है ना, उनको तोड़ो तुम, एकदम प्योर काला है। तो अभी कोई रेत खदान बची होगी?
बहुत सारी है। अभी अपने जहाँ तक पानी का भराव है वहाँ तक की खदानें बंद हो गई, और जहाँ पानी का बहाव है वहाँ वहाँ खदानें अभी भी ट्रकें इतनी चल रही हैं कि कई लोगों ने शिकायत की है कि रेती के ट्रकों ने सब रोड उखाड़ दिए। अपने पथराड़ में देखा कि नहीं? पथराड़ में करोड़ों का ठेका होता है रेत का, और वो पथराड़ में जो रोड बना है वो उसी के लिए बना है, रेत के लिए। सुलगांव में सब दूर रेत के ठेके। अपने धर्मपुरी से अभी नर्मदा का जो पानी जहाँ रुका है ना, उससे ऊपर ऊपर सब अभी खदानें चालू है। जलखेड़ा से ऊपर के सब खदानें जहाँ पानी अभी बहाव है। और अभी अभी तो क्या है, नर्मदा में पानी इतना कम हुआ ना, तो रेती उतनी ऊपर निकल आई। तो अभी तो रेत के ठेकेदार भयंकर गति से रेत घिस रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ ठेकेदार तो ऐसे कि घिसते घिसते बारिश आ जाएगी तो ये ट्रक भर के अब हम इंदौर ले जाएंगे, देवास ले जाएंगे, भोपाल, तो किनारों पर ढेर लगाते हैं, जब बाद में घिसा करें ले जाएंगे। पर अभी है इतनी तो जल्दी जल्दी निकाल लो, ऐसा भी चल। और कितने रेत जो नदी पानी में से लाते हैं ना, तो कितनी तो नावड़ी वाले कमा रहे हैं। नावड़ियां भर भर के रेत भर के नावड़ी खींच के किनारे से लाएंगे। जैसे पानी दोनों तरफ बह रहा है, बीच में टापू है। अब बीच में टापू है, वहां से तो रेत ट्रक भर नहीं सकते, तो वहां से नावड़ी वाले भर के लाते हैं। और वो रेती अधिक कीमत की होती है जो नावड़ी में पानी में से जो भर के लाते हैं, क्योंकि वो एकदम शुद्ध प्योर होती है, उसमें मिट्टी नाम नहीं होती। तो वो नावड़ी वाले भी बस लाते हैं अंदर से। अभी तुम देखने जैसा है। अभी जहाँ नर्मदा का पानी भराव है ना, उससे ऊपर ऊपर देखो तुम नदी नर्मदा में, जहाँ भी रेत है वहां से सब रेत निकाल रहे हैं। पूरी नर्मदा में रेती का तो अभी तो ऐसा सीजन है कि पूरी नर्मदा में रेतीज का काम चल रहा है। इतने ट्रक चल रहे हैं। अभी जितने भी रोड जो उखड़ रहे हैं ना, ये सब रेत के कारण उखड़ रहे हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े ट्राले हैं ना, 30-30 टन, 32 टन, 35 टन। अभी बैरियर पे 9 टन पासिंग और 15 टन पासिंग प्रतिबंध लगा है। अब यहाँ एमपी में तो इतने बड़े बड़े 30 टन भर के ले जाते हैं, तो वो रोड सब उखाड़ देते हैं। तो अभी कहाँ चल रहा है ऐसा इतना निकालना? ये चिखलदा के आसपास भी? चिखलदा के आसपास अभी तो पानी का भराव है, पर जहाँ भराव नहीं है वहाँ अभी, यहाँ तो पानी रुक गया है ना। जहाँ से अपने ये सरदार सरोवर का जो भराव जहाँ खत्म हुआ ना, उधर बहुत रेत निकली है। और अभी क्या है कि नर्मदा में पानी अभी ये भराव का भी कम हो गया है, तो ऊपर ज़्यादा असर। जैसे अभी हमने देखा खलघाट में तो दो भाग, एक थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, पूरी रेत निकल आई। तो आप पुल पे जाके देखो, नर्मदा किनारे तुम थोड़ा ऊपर जाके देखो, कहीं पे भी पूछोगे कि रेत की खदान कहाँ है, तो पूरी नर्मदा में तुमको खदान ही खदान मिलेगी। पूरी नर्मदा में ट्रक है ट्रक लगेगी। कोई जगह तुमको ऐसी खाली नहीं मिलेगी कि यहाँ रेत का ट्रक। इतनी रेत नर्मदा से जाती है। और नर्मदा की जो रेत है ना, वो इधर जो गुजरात से रेत आती ना, उससे नर्मदा की रेत का भाव ज्यादा है। नर्मदा की रेत का भाव क्यों ज्यादा है? 1200 किलोमीटर से नर्मदा की रेत आती है, तो वो जो रेत है एकदम पक्की है।
नर्मदा की रेत की कीमत ज़्यादा है। अब नर्मदा से जुड़े कुम्हार लोगों का भी नर्मदा की मिट्टी से हर साल ईंटें बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। सब अपना नर्मदा की मिट्टी से व्यवसाय चलता है। और नर्मदा की मिट्टी में एक ये खासियत है कि नर्मदा की मिट्टी में से बर्तन बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, तो कम ईंधन लगता है। ये भी उसमें नर्मदा की मिट्टी में ये खासियत है। और मिट्टी में ईंटें पकाएंगे नहीं तो ईंधन ज़्यादा लगेगा। नर्मदा की मिट्टी से को पकाने में ईंधन कम लगता है। वो बर्तन हो कि कवेलू हो या ईंटें हो। तो बहुत सारे तो दूर से जो कुम्हार लोग जो है ना, वो नर्मदा किनारे आते हैं बर्तन बनाने, ईंटें बनाने, कहीं दूर दूर से। दूसरा, अब ये नर्मदा में जब से बरगी बना, जब से खरबूजे की फसल नष्ट हो गई। क्योंकि बरगी बांध बनने के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक गेट छोड़ते हैं, पानी बढ़ा देते हैं, बंद करते हैं, पानी ऐड जाता है। वो खरबूजे की फसल ऐसी है कि उसको नमी चाहिए। अगर पानी हो जाएगा उसकी जड़ों में तो वो सड़ जाएगा। तो पहले तो बरगी बांध नहीं बना, उसके पहले तो नर्मदा में यहाँ से वहाँ तक पूरा खरबूजा का था। और खरबूजे के सीजन में तो ट्रकें चलती थी खरबूजों की। और बड़े बड़ी सीटियों में दिल्ली न बम्बई न सब दुनिया भर में यहाँ का खरबूजा जाता था, नर्मदा का। इतना खरबूजा, इतनी खेती। ये कहार लोग जो है ना, टोटल खरबूजा की खेती करते थे। और कहीं कितने लोगों का तो हर साल खेती करते हैं, तो उनका कब्जा हो गया था कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, यहाँ मैं खरबूजे की खेती करूँगा। तो कहारों का जो था ना, नर्मदा डीमर लोगों का मूल मछली मारना और गर्मी में खरबूजे की खेती करना। तो कई लोग तो खरबूजे की खेती और मछली, बस ये दो फसल में अपना साल भर परिवार आराम से चला लेते थे। इतना खरबूजा भी होता था। और बारिश में थोड़ी बहुत मछली का, फुर्सत में मछली का धंधा करते थे। अच्छी व्यवसाय चलती। ब्याह शादी ये वो, कहीं कहीं डीमर लोगों ने तो अच्छी मकान बना लिए, कुछ लोगों ने खेती खरीद ली। तो नर्मदा से तो अब हम भी वैसे ही अनजान चलते आए। पर अब आन पड़ी तो जब हमने नर्मदा के तरफ गौर से देखा, अरे नर्मदा की जो मानवता है, लोगों को जुड़ाव है, नर्मदा के प्रति मानसिकता है, ये तो सब नष्ट होने लगी। अभी पहाड़ी इलाके से आदिवासी झुंड के झुंड पूरी गर्मी में आते हैं नर्मदा स्नान करना, मन्नत मानना, मन्नत उतारना। तो कहीं इतने लोग नर्मदा किनारे आते, जहाँ जैसे टिखरदा है, राजघाट है, कोटेश्वर है, जहाँ जाने आने का रास्ता अच्छा है, वहाँ तो वहाँ के तो दुकानदार लोग इतने सक्षम हो गए। ये लोग जो आते हैं ना, श्रद्धालु लोग नहाने, मन्नत मानने, तो सामान खरीदते हैं, पूजा का सामान खरीदते हैं, खाना बनाते हैं तो वो दूसरा खाने पीने का सामान खरीदते हैं। झुंड के झुंड गाड़ियां भर भर के स्पेशल आते हैं। तो इनके ये तो सब नष्ट हो जाएगा, नर्मदा की जो मानवता है। अब नर्मदा कभी कभी, अब मैं इतना वो किसानी करता था तो नर्मदा पुराण चलती थी हमारे कोटेश्वर में, हर साल नर्मदा पुराण। कभी कभी जाते थे थोड़ा समय लेके, पर थोड़ा समय लेके भी जाते थे, नर्मदा पुराण जब सुनते थे तो उसके प्रति अपना भाव तो बढ़ता ही था। अब हुआ क्या, अब ये जैसे शुरू में नर्मदा
लोग कहते थे, अरे एका पर कई लोग कह यार बांध बनने वालों छे के बांध बनने वालों छे लोग लोग माने अरे नर्मदा पर कसो बांध बनी सकाय नर्मदा कई बांध बनने से कई रुकाय नर्मदा तो वो नीचे से निकली आएगा वो तवा ने कोशिश करी थी नर्मदा को रोकने की मालन में पड़े तवा का दर पी लो पेट में तो नर्मदा कई बांध तो फालतू बात नहीं है नर्मदा कोई सी बनने वाली नहीं है लोगों की यही मान सकता है फालतू बकवाई मत करो कोई बांधे बांध कहीं बना नहीं सर्वे भी चला नर्मदा पे सर्वे चला तो कुछ लोगों को उस समय ऐसा अरे ये पाड़ा नाकना के सरकार करनी तो वो पाड़ा न की सर्वे करी रही है कि कहाँ से जमीन बरोबर करनो न कहाँ चढ़ाई छे न वो को लेवल देखे पर हकीकत में वो क्या था कि नर्मदा का ये जल स्तर का सर्वे था पर लोगों को इतना वो नहीं था नहीं तो विरोध करते यहाँ रहने नहीं देते हमारे यहाँ 1 महीने भर तक रहे ये सर्वे वाले महीने भर से ज्यादा रहे पर उस समय हमको ऐसा नहीं कि ये बांध ये सर्वे कर रहे हैं ना बांध बंधेगा ना हम डूब जाएंगे नहीं तो उस समय भी हम तो विरोध और बाद में सर्वे का विरोध किया वैसा उनका भी कर सकते थे पर उस समय लोगों की मानसिकता ये थी कि नर्मदा में बांध कभी बन ही नहीं सकता नर्मदा माता के प्रति तो लोगों को ऐसी श्रद्धा थी साक्षात नर्मदा मानते थे नहीं तो नर्मदा में जब कहीं पे भी बांध का निर्माण नहीं था उस समय नर्मदा से लोगों को इतनी बड़ी भावना थी कहीं परिक्रमा वासियों ने हमको कहा कि कहीं पे हमको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कहाँ हमारे भोजन की व्यवस्था होगी तो सामने बुलाने चले आए बाबा चलो वहाँ अपने सदाव्रत है सामान ले लो ये सब ऐसी महिमाएं हमने प्रख्यात में देखी है किसी को भी कितनी जंगल झाड़ी है किसी परिक्रमावासी को ऐसा नहीं हुआ कि आज एक टाइम खाना नहीं मिला कहीं से भी खाने की व्यवस्था होती है कोई परिक्रमावासी ये नहीं कहा कि मैंने ये झाड़ी पार करने में एक रोज भोजन मेरे को नहीं मिला ऐसा नहीं कहा इतनी भावना लेके लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा में कैसे कैसे एजुकेट लोग जैसे मजिस्ट्रेट तरीके इतनी बड़ी पोस्ट अब लेते कहते हैं ना कि ये तो गांव के लोग मानते हैं माता बाकी शिक्षित लोग थोड़ी मानते हैं देवदानी को अरे शिक्षित लोगों को देखा हमने नर्मदा की परिक्रमा करते हुए अच्छे बड़े बड़े बुद्धिमान और ऐसी भावना लेके नंगे पैर घूमते हैं नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जो भी मिला और नहीं मिलते तो वो उसी के नाम के माला नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर क्या उसके पीछे क्या है माँ से हम कह रहे हैं कि माँ ये नर का मध है ये हर माँ नर्मदे हर ये नर में अंदर मद भरा हुआ है इसको हर ले तो मैं तेरे गुण समझ पाऊंगा वैसे नहीं समझ पाऊंगा माँ नर्मदे हर ऐसी भावना है लोगों में
जब परिक्रमावासी जो हार्दिक भावना से जो परिक्रमा करते हैं, कुछ लोगों का क्या होता है कि भाई मन्नत मानी है, पर किसी को कुछ लेना देना नहीं, और स्वयं को ऐसे भावना होती है कि नहीं मैं नर्मदा परिक्रमा करूँगा, वो अंदर से जागृति होती है। वैसे लोगों को देखा हमने नर्मदा परिक्रमा में। हमेशा पूरा समय बस हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। खाना बनाते समय भी उनका वही रटन, नहाते हैं तो वही रटन, चलते हैं तो वही रटन, प्रत्येक श्वास श्वास पे नर्मदे नर्मदे। थोड़ा